सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएसएन कोड के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम एचएसएन के बारे में बात करें तो इसमें आज की क्लास में दो ऑप्शन के बारे में समझना है कि आपका एचएसएन कोड क्या होता है और आपका सेक कोड क्या होता है। तो देखिए, एचएसएन का मतलब ये होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका पूरा नाम होता है एचएसएन का, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। और ये लगाया जाता है किस पे? और एक प्रकार का ये कोड होता है और इस कोड को लगाया जाता है किस पर? गुड्स पर लगाया जाता है। तो गुड्स पर एचएसएन कोड अप्लाई होता है। और एक और आता है जिसका नाम होता है सेक कोड, और इसका पूरा नाम होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। और ये कोड लगाया जाता है किस पे? सर्विस। अब जैसे देखिए, जीएसटी के अंतर्गत गुड्स और सर्विस दोनों आता है ना, बोलिए। गुड्स और सर्विस दोनों आता है। तो अगर हम जीएसटी के अंतर्गत अगर किसी गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो उस गुड्स पे एचएसएन कोड लागू होता है। एक प्रकार का कोड होता है, 4 अंक का, 6 अंक का, 2 अंक का एचएसएन कोड होता है। तो वो लागू किया जाता है किस पर? गुड्स पर लागू किया जाता है। और जबकि सेक कोड जो होता है, जिसको हम सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं, वो हमारा अप्लाई होता है किस पे? सर्विसेज पे अप्लाई होता है। जैसे आप इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, एक प्रकार का सर्विस है वो। उस सर्विस पे सेक कोड अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है ना? कीबोर्ड आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लैपटॉप आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पूरे गुड्स पे एचएसएन कोड लागू होता है। क्या लागू होता है? एचएसएन कोड आपका लागू होता है। जैसे कि अगर 8571 दे दिया गया तो 8571 वाले कोड का क्या गुड्स होगा? तो गुड्स का नाम मैंने लिख दिया कीबोर्ड। क्या लिख दिया? कीबोर्ड। तो जहां पर भी 8571 लिखा हुआ कोड आपको मिलेगा तो उस कोड के जरिए आप ये पहचान पाएंगे कोड किसका है? कीबोर्ड का कोड। समझ में आ रहा है ना? या फिर मान के चले कि आपका आ गया 8514, ये कोड सपोज की मान के चले कि आपका लैपटॉप का कोड है। तो अगर ये कोड आपको कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिले अकाउंटिंग में, तो आप ये समझिए कि एक प्रकार का वो क्या है, जो भी लैपटॉप का ही कोड है। तो इस कोड के जरिए हम आइटम को समझते हैं, गुड्स को समझते हैं। इसके लिए कोड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये समझिए कि एचएसएन अप्लाई होता है गुड्स पे और सेक अप्लाई होता है किस पे? सर्विसेज पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि इन जीएसटी रिजाइन each invoice will have to mention HSN code for each item sold or SEC code of each service provide। मतलब कि जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो एचएसएन कोड अप्लाई होता है, और जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी सर्विस को अगर हम सेल करते हैं तो उसमें सेक कोड अप्लाई होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और कह रहा है कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एचएसएन का पूरा नाम होता है। और कह रहा है कि इज इज मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूसीओ। यानी कि ये बताया जा रहा है कि मल्टीपर्पज जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसको डेवलप किया है किसने? तो डब्ल्यूसीओ विभाग ने, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालने का काम डब्ल्यूएचओ करता है ना, बोलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है। तो सेम वैसे ही अगर हम एचएसएन के बारे में बात करें और सेक के बारे में बात करें तो इसको डेवलप करने का काम डब्ल्यूसीओ विभाग करता है, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और कह रहा है कि एचएसएन कोड इज करेंटली यूज्ड अंडर एक्साइज कस्टम एंड स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू। कह रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत एचएसएन कोड को लागू किया गया, और ये एचएसएन कोड आपका एक्साइज पे भी लागू होता है, कस्टम पर भी लागू होता है, और भी स्टेट वैल्यू एडेड के जो टैक्स होते हैं, जो वैट होते हैं, उस पे भी ये अप्लाई होता है। और कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अंडर गुड्स एंड जीएसटी, अंडर गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी के अंतर्गत ये आता है, जीएसटी के नियम के हिसाब से ये आता है। फिर कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड्स, और जिसके माध्यम से हम वर्गीकरण करते हैं या तो प्रोडक्ट का या तो गुड्स। और फिर कह रहा है कि इट इंक्लूड अराउंड 5000 कमेंटेड ग्रुप्स, और इसको 5000 प्रोडक्ट का ऐसा ग्रुप है
जिसमें HSN कोड को शामिल किया गया। आप बताइए, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड बहुत सारी कंपनियों का आता है। एचपी का भी आता है, जेब्रॉनिक्स का भी आता है, डेल का भी आता है, एसर का भी आता है, तमाम प्रकार की कंपनियों का कीबोर्ड आता है। लेकिन है तो कीबोर्ड ही ना, बोलिए, है तो कीबोर्ड ही है ना। तो एक प्रकार का गुड्स है, उस पर HSN कोड अप्लाई होता है। और फिर कह रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड सपोर्टेड वेल डिफाइंड रूल्स टू अचीव यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन और द सिस्टम यूज्ड फॉर मोर देन 200 कंट्रीज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ बेसिक कस्टम्स ट्रैफिक एंड कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स। यानी कि आज के समय में पूरे पूरे 200 देश ऐसा है जिस देश में HSN कोड की वैल्यू आज भी बहुत ज्यादा मिलती है। और इन 200 कंट्रियों में इसमें किसी भी गुड्स पे HSN कोड अप्लाई किया जाता है। और फिर कह रहा है कि 90% इन मर्चेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड अरेंज HSN। मतलब कि जो मर्चेंट लोग हैं या फिर और भी मान के चलिए कि जो ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो आज भी 90% ऐसे लोग हैं जो HSN कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, अब कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर HSN इन GST। अब कह रहा है कि 2 डिजिट HSN कोड कौन अप्लाई करता है? अगर 2 अंक का HSN कोड आपको मिल रहा है तो किस गुड्स पे मिलता है? क्यों सो रहे हो जी, क्या हो गया? अगर 2 अंक का HSN कोड मिलता है तो वो 2 अंक का HSN कोड किसको अप्लाई किया जाता है? तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द टैक्स पेयर विथ टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़ इन द प्रेसेंटिंग फाइनेंशियल ईयर नीड टू स्पेसिफाई HSN कोड ओनली 2 डिजिट चैप्टर लेवल एज ऑप्शनल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ GST ऑपरेशन। यानी कि GST के अंतर्गत कोई ऐसा व्यापारी है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है, तो गवर्नमेंट इसके लिए ये कहता है कि आपको 2 अंक का HSN कोड अप्लाई किया जाए। नहीं समझे? जैसे कि मान के चलिए कि हम बिजनेसमैन हो गए और हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और हमारा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ के बीच में हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको किसी भी गुड्स पे मात्र 2 अंक का HSN कोड अप्लाई किया जाएगा, 4 अंक का नहीं, केवल 2 अंक का ही आपको HSN कोड देना है। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अब 4 अंक के लिए किसके लिए है? तो देखिए यहाँ पे 4 अंक के लिए हम बात करें तो 4 अंक के लिए कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन कौन सा ऐसा व्यापारी है जो 4 अंक का HSN कोड अप्लाई होता है उसके ऊपर। तो कह रहा है कि HSN कोड ऑफ 4 डिजिट विल बी मैंडेटरी टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रेसेंटिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करता है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको 4 डिजिट का गुड्स पे HSN कोड अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 8 डिजिट किसके लिए है? तो 8 डिजिट उसके लिए है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि आयात और निर्यात करता है। जैसे कि अपने वहां जो गुड्स नहीं होता है उसको हम बाहर क्षेत्रों से मंगवाते हैं, बोलिए, और जो वहां पे नहीं होता है यहाँ से भी सप्लाई करवाते हैं। तो ऐसे बिजनेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको 8 अंक का HSN कोड अप्लाई किया जाता है। 8 अंक का HSN कोड आपको अप्लाई किया जाता है। हो जाएगा? अब चलिए सर्विस अकाउंटिंग कोड के बारे में बात करें तो अभी तो मैंने आपको केवल गुड्स के लिए मैंने बताया। अब अगर सर्विस के लिए बात करें तो यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि HSN will be mentioned in invoice and mentioned in GST tax return details which will be uploaded on the GST portal। अब देखिए ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर HSN कोड का मतलब कि वर्क क्या होता है? तो देखिए HSN कोड का वर्क बहुत ही ज्यादा है। जब हम क्या करते हैं, GST फाइल करते हैं, GST जब फाइल करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट का जब आप GST भरते हैं तो उसमें पूछता है इस प्रोडक्ट का आप HSN कोड बताइए। तो जब आप HSN कोड बताते हैं, HSN कोड आप सही से भरते हैं तो उसका आपको GST भरने में क्या रहता है, आसानी। अगर 8571 दे दिया तो आप ये समझिए कि केवल कीबोर्ड का आपको GST भरना है, 8574 दूसरे प्रोडक्ट का होगा,
8514 दूसरे प्रोडक्ट का होगा। मतलब इस कोड के जरिए हमको जीएसटी भी भरना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, अपने आप उठा लेगा। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग एचएसएन कोड होता है। और फिर कह रहा है कि स्मॉल बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड इन देयर माइल्स। यानी कि जो छोटा व्यापारी होता है जिसका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन डीलर में होता है, उसके लिए एचएस कंपलसरी नहीं होता, उसके इनवॉइस पे एचएसएन कोड कंपलसरी नहीं होता। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कह कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन द बिजनेस टैक्स पेयर विल बी रिक्वायर्ड टू द मेंशन एचएसएन कोड ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। यानी कि अपना जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है जीएसटी के पोर्टल पे और जब वो गुड्स को सेल करता है तो उस केस में बहुत सारे जो वस्तुओं को डील्स करता है उसमें रजिस्ट्रेशन के तौर पे और बिजनेस के टैक्स पेयर के तौर पे उसमें एचएसएन कोड का होना बड़ी ज्यादा जरूरी होता है। अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये आपका लिखा है कि सर्विस विल बी क्लासिफाइड एज अ सर्विस अकाउंटिंग कोड से कोड देयर इन सर्विस अकाउंटिंग कोड्स इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ सर्विस टैक्स दिस इज एक्सपेक्टेड टू द रिपोर्ट सेम इन जीएसटी रिजाइन एज वेल। यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से अगर आप किसी सर्विस को सेल करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस अकाउंटिंग कोड अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई किया जाता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको अप्लाई किया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया। बस आप यूं समझिए कि एचएसएन कोड अप्लाई होता है किस पर, गुड्स पर, और सर्विस कोड अप्लाई होता है किस पर, सर्विसेज। जैसे कि आप इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले रहे हैं तो एक प्रकार का आपको क्या हो रहा है, सेवाओं की प्राप्ति हो रही है, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना होता होगा। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सेग कोड अप्लाई होता है जिसको सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं। लेकिन वही अगर किसी गुड्स को आप बेच रहे हैं तो उस पर आपका क्या है, एचएसएन कोड है। मुंह धो के आओ, क्या मुंह धो के आओ यार, पता नहीं किस शोक में जो डूबे रहते हो, पढ़ाते हैं कुछ और सोचते कुछ और। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है। देखिए ये आपको तब समझ में आएगा जब जीएसटी रिटर्न भरना बताया जाए। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको जीएसटी रिटर्न भरना बताया जाए। बढ़ जाती है, हाँ वही चीज जैसे मैंने आपको नहीं बताया था कि जैसे कि मान के चलिए अगर जो है टैक्स लायबिलिटी तब बढ़ती है जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और आईटीसी तब प्राप्त होती है जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो अगर परचेज करते समय आईटीसी आपको प्राप्त हो रही है और बेचते समय टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि टैक्स लायबिलिटी से अमाउंट अगर कम है किसका, आईटीसी का, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको जो है उस महीने में टैक्स आपको जमा करना है। और वही टैक्स लायबिलिटी कम है किसकी अपेक्षा, आईटीसी की अपेक्षा, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि जितना भी आपका कम है वो अगले महीने एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये तब समझ में आएगा जब आपको जीएसटी टैक्स वगैरह भरना स्टार्ट किया जाएगा, रिटर्न फाइल करना स्टार्ट किया जाएगा तब। वैसे दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल सके। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म दिया हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि आईटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का बेसिक फीचर्स है जिसके अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर की ओर होता है। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो गुड्स को तैयार कर रहे हैं और कंज्यूमर का मतलब जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। और कह रहे हैं कि क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई आईटीसी और करंट मंथ की आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है और फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। और यदि आईटीसी आपका टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ में कोई भी टैक्स जमा नहीं करना पड़ता है और शेष बची हुई आईटीसी अगले मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। और अगर आईटीसी कम पड़ जाती है तो टैक्स हमारा क्या होता है, जमा करना। तो आईटीसी कम कब पड़ेगा, जब टैक्स लायबिलिटी ज्यादा रहेगा। और आईटीसी ज्यादा कम होगा जब टैक्स आईटीसी ज्यादा कब होगा, तो जब टैक्स लायबिलिटी आपका कम होगा। तो जब टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है और आईटीसी आपका कम है तो गवर्नमेंट ये कहता है तो हमको टैक्स दीजिए। अगर आईटीसी ज्यादा है और टैक्स लायबिलिटी कम है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि जितना है उसको अगले महीने में एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, इस महीने में आपको जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना। अब चलिए, अब इसके बाद से आपका दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप। करा कि सभी लोकल इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का प्रभाव सीजीएसटी और एसजीएसटी पर पड़ता है
और सभी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का प्रभाव आईजीएसटी पर पड़ता है और एक रजिस्टर्ड डीलर की टैक्स लायबिलिटी को निम्नलिखित क्रम में सेट ऑफ किया जाता है। अब जैसे सेंट्रल टैक्स है तो इसमें हम सीजीएसटी बोल सकते हैं और इसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं आईजीएसटी में। कह रहा है कि स्टेट अगर आपका टैक्स है, स्टेट टैक्स है, तो आपका एसजीएसटी है और इसे भी हम आईजीएसटी में बदल सकते हैं। ऐसे ही आपका आईजीएसटी है तो आईजीएसटी सीजीएसटी इन दैट ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के हिसाब से इसको हम मतलब कि सेटअप कर सकते हैं। और वही अगर यूटीजीएसटी है, यूनियन टेरिटरी टैक्स है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है, ये हमारा होता है यूटीजीएसटी और इसको सेटअप किया जाता है किसमें, आईजीएसटी। तो ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब रिटर्निंग भरना बताया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये पेज अभी कुछ समय के लिए हम होल्ड पे करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर सर पढ़ाते हैं, ये डायरेक्टर सर इसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। वो किसी कंपनी का जीएसटी भर करके आपके सामने पूरा डिटेल में बताएंगे। अब चलिए, अब इसके बाद से आपका दिया है लेसन नंबर 4 और मेंटेनिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। तो जैसे कि मान के चलिए आपको कंपनी बनाना है ना, बोलिए, तो कंपनी कैसे बनाएंगे, टैली सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिया, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि माउस कीबोर्ड कन्वेंशन, कह रहा है कि टैली में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे अगर सिंगल लाइन है, जैसे कि ए के नीचे ए के नीचे सिंगल लाइन है, तो उसे अल्ट ए पढ़ा जाएगा। और अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे डबल अंडरलाइन है तो उसे कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए अगर किसी भी अल्फाबेटिकल के नीचे अगर सिंगल लाइन आता है तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, अल्ट ए पढ़ा जाएगा। और अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे डबल अंडरलाइन आता है तो उसे कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, और किसी भी, और अगर आपका डबल अंडरलाइन आता है तो कंट्रोल ए पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, कह रहा है कि जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया जाता है तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। और अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर आना चाहते हैं तो कंट्रोल एन या कंट्रोल एम दबाना होता है। और अगर वापस जाना चाहते हैं तो पुनः कंट्रोल एन और कंट्रोल एम दबाना होता है। और यदि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल दबाते हैं तो लाइसेंस सर्विस की स्क्रीन शो होगी और कंट्रोल अल्ट एफ से कन्फिगरेशन स्क्रीन शो होती है। तो चलिए टैली पे प्रॉपर हमको काम करना है, तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि टैली को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। मान के चलिए कि अभी आप लैब में जाएंगे तो सारे सिस्टम में टैली सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं काम करने जाएंगे तो टैली सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे या कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्रोम पे आइए और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है टैली सॉल्यूशन। क्या टाइप करना है, टैली सॉल्यूशन। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसी में टैली सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको आना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, टैली प्राइम एडिट लॉग। इसमें आपको 4.1 वाला डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, बस ये डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड होने के बाद ये मिलेगा कहाँ, तो आप विंडो प्लस ई बटन दबा करके आप आइएगा यहाँ पे दिस पीसी वाले ऑप्शन में और यहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहीं पे आपका सेटअप के नाम से आइए, कोई दिक्कत हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है पीछे, हो जाएगा ना। आप इसी पे 2 बार क्लिक करिएगा और 2 बार क्लिक करने के बाद चूंकि ऑलरेडी पहले से तो इंस्टॉल है ही है, तो अब इसको इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देगा इंस्टॉल करने के लिए, आप इंस्टॉल करके चेक करिएगा। अगर सिस्टम में नहीं है तो, अगर है तो उसी पे काम करिएगा, पर डाउनलोड करना आएगा तभी तो आप इंस्टॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पे मोर एक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रीइंस्टॉल भी ऑप्शन आपका दिया है, रिपेयर भी आपका दिया हुआ है। यहाँ पे रीइंस्टॉल करना चाहते हैं तो रीइंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कुछ मत करिएगा, बस केवल रिस्टार्ट पे क्लिक करके, यहाँ पर रीइंस्टॉल पे क्लिक करके और यहाँ से रीइंस्टॉल कर लीजिए, दोबारा इंस्टॉल होगा, अपडेट हो जाएगा। ऑलरेडी कंपनी है, आपका टैली है, यहाँ से आपका रीइंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे टैली स्टार्ट टैली प्राइम के नाम से आ जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको टैली सॉफ्टवेयर पे लेके जाएगा। बस ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना, एक्सेप्ट क्लिक करते ही वेलकम टू टैली प्राइम ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल और लाइसेंस नेटवर्क, रीएक्टिवेट लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इसमें आपको लास्ट स्टार्टिंग वाला लेना है, एजुकेशनल मोड वाला, क्योंकि इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन है, ये रीएक्टिवेट है, और ये कई लोग बिजनेस में अपना एक नया लाइसेंस लेके चलाते हैं तो उसके लिए ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला लेना है, एजुकेशनल वाला। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब बताइए, सबसे पहले तो आपको कंपनी बनाना है ना, बोलिए, कंपनी बनाना है ना, तो यहाँ पे आइएगा सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे और इंटर बटन प्रेस करिए। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोकेशन आपको सी ड्राइव करके दे रहा है, देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो सी ड्राइव में दिया है, तो कभी भी अपना कंपनी सी ड्राइव में मत बनाइएगा, क्योंकि जब सिस्टम फॉर्मेट होता है तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। इसलिए कभी भी कंपनी बनाइएगा तो डी ड्राइव में बनाइएगा, ये ध्यान रहे। तो यहाँ पे डी ड्राइव लिखाएंगे कैसे, तो यहाँ पे बैक स्पेस दबाइएगा, बैक आइएगा और यहाँ से डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, देखिए मैं लिख देता डी और ऐसे सिंबल और यहाँ पे लिखिएगा टैली। अपना बैच कोड लिख दीजिएगा 10 पॉइंट, पहचानने के लिए, समझ में आ रहा है ना, ताकि पहचान में आ सके। अब यहाँ पे आप टाइप करिए क्या, डी डबल स्लैश, ये सॉरी स्लैश मैंने उल्टा लिख लिया, इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे लिखना है क्या, टैली, स्पेस दे दीजिएगा और 10.3। अब इंटर बटन प्रेस करिएगा, कह रहा है कि यही स्पेसिफाई पैथ होना चाहिए, हम कहें यस और इंटर करिएगा। और इसको कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे डी टैली 10.3 को सिलेक्शन करिए। अब कह रहा है कि बताइए कंपनी का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे सब स्टेप में आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए। देखिए कंपनी नाम में क्या दिया है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, तो यहाँ पे आप भरिएगा गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड पडरौना एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा रेलवे स्टेशन रोड पडरौना। क्योंकि कंपनी बार बार नहीं ना बनेगा, इसलिए कंपनी सही तरीके से बनाइएगा। इंटर करिएगा, फिर यहाँ पे स्टेट आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट में ये कंपनी है, यहाँ पे ले लेना आपको उत्तर प्रदेश। गलती से दूसरा स्टेट में सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा पिन कोड 274304, टेलीफोन 05564, क्या दिया,
05564 245901 245901। आप एंटर करिएगा, मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा 9935131222। इंटर करिएगा। यहाँ पे ईमेल पूछा जाएगा, ईमेल दिया होगा info@giteducation.com। इंटर करिएगा, वेबसाइट पूछा जाएगा तो www.giteducation.com। आप इंटर करिएगा। डेट में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा, 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2025 को एंड होगा। तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग स्टार्टिंग का डेट यहाँ पे लिखना होता है। डेट में कोई परिवर्तन मत करिएगा, आप एंटर करके आगे बढ़िए। ऐसा इंटरफेस आएगा, कंपनी बंद करके रेडी हो गया। और इसमें और भी आपको फीचर्स इनेबल करना है, तो यहाँ पे बैक स्पेस दबा करके यहाँ पे आइएगा और इसको आप यहाँ पे यस करिएगा। यस करते ही और भी फीचर्स यहाँ पे आ जाएगा। इंटर बटन प्रेस करके आप नीचे आइएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये सब स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए देखिए सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सेम वैसे ही इसमें भी आपको लेना है। देखिए 09AP MPB 1231M1ZD इसका होना चाहिए। यहाँ पे आइएगा, जीएसटी नंबर पूछा जाएगा 09APMPB 1231M1ZD। आप एंटर करिएगा, इसमें मंथली रखिएगा, फिर यहाँ पे डेट वही रहिएगा, डेट को चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? हाँ, जीएसटी नंबर लिख लीजिए। जीरो नाइन EPMPB 1231M1ZD, ये अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ हो गया ना। अब देखिए इतना भरने के बाद यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चलिए, हाँ पैथ नेम जरूर नोट कर लीजिएगा जो मैंने लिखवाया है। अगर ये गलती नोट करेंगे तो फिर कंपनी ओपन भी नहीं हो पाएगी। ये अगर आप गलती नोट करेंगे तो कंपनी आपका ओपन भी नहीं हो पाएगी, इसलिए कॉपी भी इसको फ्रंट पे ही लिख लीजिएगा ताकि समझने में आसानी रहे। अब चलिए, कंपनी हम ओपन कैसे करेंगे, अब इसके बारे में ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम कंपनी को बंद कर देते हैं, यहाँ से मैंने कंपनी को बंद कर दिया। अब 2 मिनट बस इधर ध्यान दीजिए, फिर लिखिएगा। यहाँ पे 2 मिनट बस ध्यान दीजिए। पहले कंपनी मैंने बना दिया है ना। अब मान के चलिए कि अगर कल की डेट में कंपनी आपको ओपन करना हो तो कैसे ओपन करेंगे? तो इसके लिए आप सबसे पहले आइएगा कहाँ पे, टैली सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिए।
देखिए टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते ही सारा आप समझ रहे हैं यहाँ पे आप ना, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एजुकेशनल मोड वाला लेना, फिर आपको इंटर करना, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। कंपनी तो आपने बना ही लिया है, तब यहाँ पे आइएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। अब किस ड्राइव में आपने कंपनी बनाया है, इसमें तो एंटर करिए, और यहाँ पे ड्राइव सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे कंपनी का नाम आपको दिखाई दे देगा। कंपनी मैंने बनाया था टैली डाटा 10.3 के नाम से। 10.3 कहीं दिख रहा है? बस यहाँ से ओपन करिए, ये तो अपनी कंपनी का नाम था। अब यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अब गेटवे ऑफ टैली आया है। अगर आप नीचे कैलकुलेटर का पैनल लाना चाहते हैं तो कंट्रोल M दबाइए, देखिए आगे कैलकुलेटर आ जाएगा, और इसी बटन को दबाएंगे तो यहाँ से गायब भी हो जाएगा। तो यहाँ तक करिए आप लोग लैब में, ठीक है। शेष हम लोग कल से सीखा जाएगा।